हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। ये टॉपिक आपका बीएड फर्स्ट ईयर की कक्षा का 4th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि भाषा को सीखने के लिए सामान्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इस बारे में बताया गया है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है और किसी भी विषय के अनुसार उसे समझने और प्रयोग करने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन आवश्यक है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा हमारी वह आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, यानी हमारे अंतर्मन की एक शक्ति है। मनोवैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि अभिप्रेरणा सीखने की क्रिया का सबसे प्रभावशाली कारक है। जैसे अब उदाहरण के द्वारा ये बात स्पष्ट की गई है, जैसे यदि किसी को डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र में जाना हो तो विज्ञान विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना उसकी अभिप्रेरणा होगी। अर्थात उसका अंदर से उसका जो इंटरेस्ट है, उसको भाई जिस फील्ड में जाना है तो उससे रिलेटेड ही उसे स्टडी करनी होगी। तो ये उसकी क्या है, उसकी अभिप्रेरणा है, उसकी आंतरिक शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों में स्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए वाद विवाद भी प्रतियोगिता के द्वारा उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। अर्थात जैसे बच्चों में भाई कंपटीशन की एक भावना उत्पन्न करते हैं हम, तो वो कैसे आती है, जब वाद विवाद कोई प्रतियोगिता रखी जाती है या बच्चों से डिबेट कराई जाती है या इस तरह से कोई भी ऐसा प्रोग्राम रखा जाता है जिससे उनके अंदर उस कार्य को करने की प्रेरणा उत्पन्न हो। ठीक है, तो वो होता है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका आता है रुचि का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना है, मनोवैज्ञानिकों के विचार से सोचा जाए तो रुचि वह अभिप्रेरक है जो मनुष्य का किसी वस्तु अथवा क्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करती है, या वह अभिप्रेरक कह सकते हैं जो ध्यान आकर्षित करता है, जिससे उनमें किसी कार्य को करने की या किसी चीज़ को सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, ये इजी सी बात है। जैसे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर आपके अंदर इंटरेस्टेड हो आप उस चीज़ को सीखने, तो आपको किसी साधन की भी आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी फैसिलिटी स्पेशल कि भाई हमारे लिए ये सब कुछ अवेलेबल हो तभी हम इसे कर पाएंगे। नहीं, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है ना, तो आप सब बाधाओं को पार कर जाओगे और सब तरह से आप उस चीज़ को सीख जाओगे। तो ठीक है, ये जो है ये सिद्धांत कहलाता है रुचि का सिद्धांत। आगे आपका आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। उससे पहले हम थोड़ा सा उसमें देखेंगे। अतः भाषा शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की सामग्री और विधियाँ बच्चों की रुचि और रुझान के अनुसार चयन की जानी चाहिए। ये आपका रुचि वाला पॉइंट है, जिसमें ये बताया गया है कि इंटरेस्ट होना किसी भी चीज़ में बहुत आवश्यक है। इसके अलावा किसी वस्तु के मॉडल या चित्र को दिखाकर बच्चों को उसके बारे में जानने की इच्छा या रुचि जागृत कर सकते हैं और साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित करके भी बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने की जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह देखा गया है कि बच्चे बचपन की अवस्था में काफ़ी क्रियाशील होते हैं, है ना, और किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने में वे शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से क्रियाशील होते हैं। मतलब उनके वो काफ़ी एक्टिव होते हैं बचपन में बच्चे, और जो है उनमें किसी तरह से मतलब लेजीनेस नहीं होता। तो किसी भी भाषा शिक्षण के लिए मौखिक वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, पठन, अभिनय आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा भाषा को अच्छे से सीखा जा सकता है। बच्चे को यदि अर्जित ज्ञान को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने, बोलने और लिखने के जितने अधिक अवसर दिए जाएं, वो उतने ही अच्छे ढंग से भाषा सीखेंगे।
आपने भी देखा है जब बच्चों मतलब प्राइमरी क्लास में होते हैं तो उनको रिटर्न वर्क भी ज़्यादा मिलता है, उसके बाद भी। तो इस तरह से क्या है, रिटर्न वर्क देने का एक ही पर्पज़ होता है कि वो भाषा को अच्छे ढंग से सीख सकें। ठीक है, क्रियाशीलता का अर्थ होता है करके सीखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस बात पर भी अध्ययन किया गया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। अतः सिखाई जाने वाली भाषा का संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की, समझ गए ये बात, कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उनका ही उदाहरण लेकर हमें बच्चों को पढ़ाना है, ताकि बच्चे उस बात की कल्पना कर सके, उससे संबंधित बातों को समझ सके। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का संबंध उनके अनुभवजन्य ज्ञान से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आवृत्ति का अर्थ होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना, और यह मनोवैज्ञानिक या यूँ भी कह सकते हैं कि सार्वभौमिक सत्य है क्या, कि सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा या दोहराया जाता है वह उतनी ही अधिक स्मरण रहती है। ठीक है ना, ये कहावत भी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बार बार अभ्यास करने से जो है व्यक्ति उस कार्य में निपुण हो जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों को किसी गद्य या पद को पढ़ाते समय उसमें आए नवीन शब्दों का ज्ञान देने के बाद मूल्यांकन स्तर पर इन शब्दों का बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वो शब्द हमें याद कराने हैं बच्चों को, तो हम कह देंगे कि भाई इनको वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। ठीक है, जैसे आम का पेड़ है या आम का फल है, तो आप इसको वाक्य में प्रयोग करो तो बच्चे बोलेंगे कि हमें आम खाना बहुत अच्छा लगता है, सबको पसंद होते हैं जैसे कि। तो इस तरह से क्या है, वो शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना सीख जाते हैं और बार बार उस चीज़ का अभ्यास हो जाता है। ठीक है, आप इसमें उदाहरण भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, विद्यार्थियों को उनकी सफलता पर सकारात्मक पुनर्बलन देने से सीखने की क्रिया को पुनर्बलन मिलता है। अर्थात जो भी कार्य आप सिखाना चाहते हो उसमें अगर हम बच्चे को साथ साथ रेनफोर्समेंट देते रहेंगे, यानी उसने अच्छा कार्य किया, हम उसे बोलते हैं हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, तो उसका क्या है, मनोबल बढ़ता है और वो उस कार्य को करने के लिए और अधिक उत्साहित हो जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने देखा कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब सीखने वाले को सफलता मिलती है तो उसे बड़ा संतोष और खुशी मिलती है। अतः किसी भी विद्यार्थी को नया ज्ञान देने से पूर्व उसके सामने वह पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जाए जिसका विकास उसके पूर्व ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित होता हो, और इसके साथ साथ बच्चों के सामने छोटे छोटे अंशों में सरल से कठिन के क्रम में पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए। समझ गए, पुनर्बलन के सिद्धांत में एक तो बच्चों को सकारात्मक आपको बोलकर उनका उत्साह बढ़ाना होता है। दूसरा, B.F. स्किनर ने देखा कि सीखने के दौरान जब उसे सफलता मिलती है, कोई भी कार्य हम करते हैं उसे अगर हमें सक्सेस हो जाते हैं तो नेचुरल बात है, हमें खुशी भी मिलती है। अतः किसी भी विद्यार्थी को जब हम नया ज्ञान देते हैं, कुछ भी नई चीज़ सिखाते हैं, तो उसको पहले हमें पूर्व ज्ञान से जोड़कर देखना चाहिए कि उस बच्चे का मतलब बौद्धिक विकास कितना है, कितना वो समझ पाता है। उसके आधार पर ही फिर हमें जो अपने विषय सामग्री, पाठ्य सामग्री उसे छोटे छोटे अंशों में बांटकर बच्चे के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। जैसा कि हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, सब में पर्सनैलिटी डिफरेंस होता है। उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से अंतर पाया जाता है। अतः किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने में उनकी गति और सीखने की मात्रा अलग अलग होती है, यानी बच्चे की स्पीड और उसकी कैपेसिटी
कितनी है, वो किस हिसाब से सीख पाता है, किसी चीज़ को बताए गए जो ज्ञान को कितना ग्रहण कर पाता है, ये प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए। अतः किसी भी प्रकार के शिक्षण के लिए सबसे पहले एक समान बच्चों को का अलग अलग समूह बनाना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, अलग अलग समूह बनाने से हमें ये पता चल जाएगा कि इन बच्चे की कैपेसिटी इतनी है, इस ग्रुप में बच्चों की मेंटली जो है कैप्चर करने की कोई चीज़ कितनी है। तो उससे क्या है, हमें बच्चे को पढ़ाने में सुविधा होगी उनके अलग अलग ग्रुपिंग करने से। ठीक है, उनकी रुचि, रुझान और योग्यताएं समान होनी चाहिए। जिस तरह से 10th के बाद आपकी अलग अलग स्ट्रीम्स कर दी जाती हैं, भाई साइंस में इंटरेस्ट है तो बच्चा साइंस में जाता है, कॉमर्स में है तो फिर वो मतलब बिजनेस में, अकाउंट्स में है तो वो कॉमर्स में जाता है। इसी तरह से अगर आर्ट्स के आप सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आप मतलब तो अलग अलग ग्रुपिंग हो गई, तो उससे एक तो बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाता है पहली बात। दूसरा, उसकी योग्यताएं, तो उसके परिणाम के आधार पर उसकी जो मतलब आप कह लो कि एक तरह से उसकी जो योग्यता है, मतलब किसी चीज़ को याद करने की, उसकी जिम्मेदारी को समझने की, जो उसकी दिमागी जो उसकी ग्रहण करने की क्षमता है, उसके आधार पर बता सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं का तत्काल निवारण होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पाठ्य सामग्री से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उसका तुरंत निवारण करना चाहिए, ताकि बच्चे के डाउट्स क्लियर हो जाएं और वो साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। नेक्स्ट आता है आपका निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का चयन का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यचर्या एक रूपरेखा होती है जिसके अनुसार शिक्षक कार्य करते हैं। अतः सफल शिक्षण के लिए यह आवश्यक भी है कि पाठ्य सामग्री का चयन बच्चों की रुचि, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अब निष्कर्ष में लिखेंगे थोड़ा सा। इस प्रकार निष्कर्षतः कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों को अपनाकर ही एक शिक्षक भाषा शिक्षण के अच्छे प्रयास कर सकता है। ठीक है बच्चों, आपका ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आपको मतलब सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ कि भाई जो आप लोगों को नहीं समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ रहे हैं। इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।